अब देखो, कहानी की शुरुआत 1964 में होती है। हम एक कपल ललिता और गणेश को देखते हैं। ललिता गणेश के साथ घर से भाग रही होती है और भागने में उनका फ्रेंड मनोहर उनकी मदद कर रहा होता है। मनोहर ललिता से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पापा से बात कर सकता हूँ, तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है। लेकिन गणेश बताता है कि हमारे पास ललिता के घर वालों को मनाने का टाइम ही नहीं है क्योंकि ललिता प्रेग्नेंट है। और ये सुनकर मनोहर का चेहरा उदास हो जाता है। दरअसल स्कूल टाइम में मनोहर भी ललिता से एक तरफा प्यार करता था, लेकिन ललिता ने उसे छोड़कर गणेश को चुन लिया। खैर, मनोहर उन दोनों को लेकर शहर से दूर अपने फार्म हाउस पर आ जाता है। वो ललिता और गणेश को अपने बेडरूम में आराम करने के लिए कहता है और खुद बाहर आकर शराब पीने लगता है। असल में मनोहर आज भी ललिता को भूल नहीं पाया था और उसे गणेश के साथ देखकर मनोहर का दिल बुरी तरह से टूट जाता है और वो ललिता से बदला लेने का मन बना लेता है। वो बाहर अपनी गाड़ी के पास आता है, उसमें रखी गन निकालता है और जैसे ही वो अंदर जाने के लिए मुड़ता है, मनोहर को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और हम कुछ इस तरह का सीन देखते हैं। यहाँ दोनों तरफ से उजाला और बीच में एक ब्लैक होल जैसा अंधेरा दिखाई देता है। मनोहर जैसे ही उस अंधेरे को पार करके दूसरी तरफ निकलता है, उसे गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है। मनोहर वापस से इस तरफ आता है। वो भागकर बेडरूम में जाता है तो देखता है कि किसी ने ललिता और गणेश को गोली मार दी है। गणेश की सांसें अब भी चल रही थी। मनोहर उससे पूछता है कि यह सब किसने किया। तब गणेश अपना आखिरी शब्द बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। मनोहर यह सुनकर शॉक्ड हो जाता है। अब इस घटना को ठीक से याद रखना, एग्जाम में तो नहीं आएगा लेकिन आगे की कहानी समझने में आसानी होगी। फिल्म का नाम है ब्लैक और यह फिल्म आपको प्राइम वीडियो पर देखने के लिए मिल जाएगी। टाइम ट्रैवल वाली स्टोरी है। फिल्म देखने में मजा भी आता है और अगर आपने फिल्म देख ली है तो अब कहानी को समझने के लिए कहानी पर आगे बढ़ते हैं। 1964 वाली घटना के कई सालों बाद हम उपलापक्कम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं। पुलिस वाले वसंत नाम के एक आदमी को थाने में बिठाकर पूछताछ कर रहे होते हैं। दरअसल कुछ टाइम पहले वसंत की वाइफ आरण्या ने पुलिस स्टेशन में कॉल किया था और बताया था कि वो एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई है, लेकिन अब आरण्या गायब हो चुकी थी। वसंत उस पुलिस ऑफिसर से कहता है कि अगर मैं आपको समझाना भी चाहूँ तो भी आप समझ नहीं पाएंगे कि आरण्या के साथ हुआ क्या है। और इसी के साथ कहानी 48 घंटे पीछे चली जाती है, जहां से अब हम देखेंगे कि पिछले 48 घंटे में आरण्या और वसंत के साथ हुआ क्या था। दरअसल आरण्या अपनी एक फ्रेंड प्रभा के साथ क्लब में जाती है। वसंत भी अपने फ्रेंड्स के साथ उसी क्लब में होता है। वो सब पार्टी कर रहे होते हैं। तभी एक लड़का प्रभा के साथ थोड़ी सी छेड़खानी कर देता है और ये देखकर वसंत गुस्से में पागल हो जाता है और क्लब में उस लड़के की जमकर धुलाई करता है। लेकिन आरण्या और उसके फ्रेंड्स किसी तरह से वसंत को समझाते हैं और क्लब से बाहर भेज देते हैं। आरण्या और वसंत दोनों अपनी गाड़ी से वापस जा रहे होते हैं। तभी क्लब वाला लड़का पीछे से आता है और उनकी गाड़ी की विंडशील्ड तोड़ देता है। गुस्से में वसंत उन्हें मारने के लिए गाड़ी से बाहर आता है, लेकिन तब तक वो लड़के भाग जाते हैं। अब वसंत और आरण्या अपने घर आ जाते हैं। आरण्या थोड़ी गुस्से में होती है। वसंत की ऑफिस में एक हफ्ते की छुट्टी थी, तब वो आरण्या को मनाने के लिए फिर से हनीमून पर चलने के लिए कहते हैं, लेकिन आरण्या इसके लिए मना कर देती है। उन लोगों ने अपने लिए एक नया बीच हाउस लिया था। दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि दोनों अपने नए अपार्टमेंट में जाएंगे और अपने नए घर में छुट्टियां एंजॉय करेंगे। इसी बहाने वो अपना नया घर भी देख लेंगे। अगली सुबह दोनों अपार्टमेंट के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में एक सर्कल होता है जिसके बीचों बीच एक एंजल स्टैचू खड़ा था। सर्कल और स्टैचू देखकर वसंत को इल्यूजन्स आते हैं कि जैसे वो इस जगह से पहले भी जा चुका है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर करता है और दोनों अपार्टमेंट के गेट पर पहुंच जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड गेट खोलता है और दोनों गाड़ी लेकर अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस नए कोस्टल विला में बने सारे घर एक जैसे ही बनाए गए हैं। विला का मैनेजर उन्हें उनके घर की चाबी देता है और बताता है कि अभी भी यहाँ डेवलपमेंट का काम चल रहा है, तो इस पूरे विला में आपके अलावा कोई नहीं है। गेट पर सिक्योरिटी गार्ड भी रहेगा, तो आप लोग आराम से एंजॉय करना। आरण्या उससे सर्कल वाले स्टैच्यू के बारे में पूछती है। तब मैनेजर उसे बताता है कि पास्ट में कई बार उस स्टैच्यू को ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन हर बार ट्रांसपोर्ट करने वाली गाड़ी उसी जगह पर खराब हो जाती थी। आखिरी बार 1964 में उसे ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश की गई, तब भी उसी जगह पर पहुंचकर गाड़ी खराब हो गई थी। जिसके बाद चर्च के फादर ने लोगों से अपील करी कि स्टैच्यू खुद कहीं नहीं जाना चाहता,
तो इसे यहीं पर लगवा दो। तब से स्टैचू वहीं पर है। इसके बाद मैनेजर वापस चला जाता है। वसंत और आरण्या भी रात में खाने पीने का सामान लेने के लिए विला से बाहर सुपरमार्केट में जाते हैं और शाम तक अपना सामान लेकर वापस गेट पर पहुंच जाते हैं। लेकिन गेट पर कोई वॉचमैन नहीं होता। वसंत खुद ही गेट खोलता है, गाड़ी अंदर लेकर गेट बंद कर देता है और जैसे ही दोनों अपने नए घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं उन्हें बाहर एक गिफ्ट मिलता है। दोनों गिफ्ट खोल कर देखते हैं तो वो एक खूबसूरत पेंटिंग होती है, लेकिन उसके ऊपर भेजने वाले का नाम नहीं लिखा था। दोनों गिफ्ट पाकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि दोनों ने किसी को भी अपने नए घर के बारे में बताया ही नहीं था। खैर दोनों इस बात को इग्नोर कर देते हैं और एक दूसरे के साथ मस्ती करने लगते हैं। जैसे ही दोनों किस करने वाले होते हैं तभी उनके दरवाजे की घंटी बजती है। वसंत दरवाजा खोल कर देखता है तो सामने उसका फ्रेंड सुरेश खड़ा था। वो वसंत से कहता है कि तुमने मुझे कॉल किया था और कहा था कि इमरजेंसी है तो मैं भागता हुआ आ गया। वसंत को कुछ समझ में ही नहीं आता। वो कहता है कि मैंने तुझे कोई कॉल ही नहीं किया है और यहाँ सब कुछ ठीक है। खैर कुछ देर तक बात करने के बाद सुरेश वहां से जाने लगता है तो देखता है कि घड़ी में अभी 11:10 हो रहे हैं और जब वो अपनी गाड़ी में आकर अपना फोन चेक करता है तो पता चलता है कि वसंत ने उसे 12:17 पर कॉल किया था। यानी कि जिस टाइम पर वो वसंत से मिला था उस टाइम से भी 1 घंटा आगे। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, फिर भी इस बात को इग्नोर करके वो वापस चला जाता है। इधर वसंत को उसके बॉस का कॉल आता है और वो बालकनी में जाकर बातें करता है और वापस कमरे में आ जाता है। तभी अपार्टमेंट की लाइट चली जाती है। आरण्या कैंडल्स जला देती है। फिर दोनों जनरेटर रूम में जाते हैं, जनरेटर ऑन करते हैं, सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। जिसके बाद आरण्या रिलैक्स फील करती है और वसंत के गले लग जाती है। तभी उसे एहसास होता है कि दीवार के पीछे से छुपकर कोई उसे देख रहा है। वो चौंक जाती है। वसंत दीवार के पीछे जाकर देखता है तो वहां कोई नहीं था। दोनों अपने कमरे में वापस आ जाते हैं। आरण्या खिड़की से बाहर देखती है तो सामने वाले घर की लाइट्स जल रही थी। वो वसंत से कहती है कि मैनेजर ने बताया था कि हम दोनों यहाँ अकेले हैं, तो सामने वाले घर में कौन है। वो दोनों चेक करने के लिए बाहर जाते हैं और इस बार हम देखते हैं कि रास्ते में एक जगह पर ब्लैक होल जैसा अंधेरा दिखाई दे रहा है। ऐसा ही सेम ब्लैक होल जैसा अंधेरा मनोहर ने भी 1964 में पार किया था। वसंत और आरण्या को भी वही अजीब सी आवाज सुनाई देती है जो 1964 में मनोहर को सुनाई दी थी। लेकिन अनजाने में दोनों उस ब्लैक होल को पार करते हैं, उस घर के पास जाते हैं, खिड़की से अंदर देखते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि अंदर कोई और नहीं आरण्या और वसंत ही बैठे थे। उनके घर का फर्नीचर, पेंटिंग, उनके कपड़े सब कुछ सेम होता है। दोनों ये देखकर डर जाते हैं और भागने के चक्कर में खिड़की के पास रखा गमला गिर जाता है। दोनों अपने घर वापस आते हैं और सोचते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वसंत खिड़की से बाहर देखता है तो इसकी खिड़की के पास भी गमला गिरा हुआ था और यह देखकर वसंत बुरी तरह से डर जाता है। दोनों भागकर अपनी गाड़ी के पास जाते हैं और गाड़ी में बैठकर विला से बाहर भागने की कोशिश करते हैं। अनजाने में वो बार बार उसी ब्लैक होल को पार कर रहे होते हैं और एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे होते हैं। उन्हें बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था और जल्द ही दोनों समझ जाते हैं कि वो बस गोल गोल घूम रहे हैं। आखिरकार मजबूर होकर दोनों वापस अपने घर में आते हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। किसी ने उस पेंटिंग को भी तोड़ दिया है और ये सब देखकर आरण्या मदद मांगने के लिए तुरंत पुलिस स्टेशन में कॉल करती है और वसंत भी अपने फ्रेंड सुरेश को कॉल करता है। लेकिन सुरेश कहता है कि मैं तुम्हारे नए घर पर कभी नहीं आया तो मैं कैसे आऊं। यह सुनकर वसंत हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि 1 घंटे पहले सुरेश इसी कॉल की बात कर रहा था। वो आरण्या से कहते हैं कि सुरेश कह रहा था कि वो अभी तक यहाँ आया ही नहीं है, जबकि वो यहाँ आकर जा चुका है। दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी कैंडल्स की वजह से खिड़की के कर्टन में आग लग जाती है। दोनों मिलकर आग बुझाते हैं। इसके बाद आरण्या कहती है कि जनरेटर ऑन करने के बाद जब हम लोग आए थे तो मैंने कैंडल बुझा दिया था, फिर भी सारे कैंडल जल कैसे रहे हैं। दोनों खिड़की से बाहर देखते हैं तो सामने वाले घर में भी उसी तरह से आग लग जाती है। वसंत को समझ में आ जाता है कि उनके साथ भी वही हो रहा है जो हमारे साथ हो रहा है। कंफर्म करने के लिए वो अपने घर की मेन स्विच को 1 सेकंड के लिए ऑफ करता है। थोड़ी देर बाद सामने वाले घर में भी वही होता है। वसंत समझ जाता है कि फिलहाल ये दोनों जो कर रहे हैं वो दोनों आगे चलकर वही करने वाले हैं। वसंत को एक आइडिया आता है। वो उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। वो एक नोट लिखता है कि हमें समझ नहीं आ रहा कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन तुम हमें अपना दोस्त ही समझना। इसके बाद दोनों अपने घर से बाहर जाते हैं, उस ब्लैक होल को पार करते हैं। सामने वाले घर में
उन्हें दरवाजे के नीचे से नोट छोड़ देते हैं और भागकर अपने घर में वापस आ जाते हैं। लेकिन अपने घर में भी उन्हें वही सेम नोट मिलता है जो सामने वाले घर में छोड़कर आए थे। वसंत एक दूसरा नोट लिखता है कि मुझे तुम्हारा नोट मिला, हम तुम्हें हर्ट नहीं करेंगे। वो फिर नोट डालने के लिए बाहर जाने वाला ही होता है कि तभी उसके दरवाजे के नीचे से भी एक नोट मिलता है। वसंत उस नोट को खोल कर देखता है तो उसमें लिखा था कि तुम्हारा नोट मिला लेकिन हम तुम्हें हर्ट करेंगे। अब दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। तभी उनके घर का दरवाजा खुलता है, एक दूसरा वसंत घर के अंदर आता है। वो अपने सामने इस वसंत को देखकर शॉक्ड हो जाता है और उसे मारना शुरू कर देता है। दोनों के बीच काफी देर तक फाइट होती है लेकिन आखिर में हार मानकर दूसरा वसंत घर से बाहर भाग जाता है। पहले वसंत को लग रहा था कि यह सब कुछ हेलुसिनेशन हो सकता है क्योंकि उसने वाइन पी रखी है, लेकिन अब वसंत को पूरा यकीन हो जाता है कि यह कोई हेलुसिनेशन नहीं है। दूसरा वसंत उसके साथ सच में फाइट कर रहा था। उसके चेहरे पर चोट के निशान पड़े हैं। वो भी फाइट करने के लिए तैयार होकर बाहर निकलता है। आरण्या उसे रोक रही होती है लेकिन दोनों ब्लैक होल को पार करके सामने वाले घर के पास पहुंच जाते हैं। वसंत खिड़की से अंदर झांक कर देखता है तो इस घर में आरण्या बेहोश होती है और वसंत उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। और यह देखकर इस वसंत का गुस्सा शांत हो जाता है और दोनों वापस अपने घर में आ जाते हैं। लेकिन इस बार वसंत यह देखकर हैरान हो जाता है कि उसकी घड़ी में रात का 1 बज रहा था, जबकि मारपीट करने के लिए जब वो बाहर गया था तब उसकी घड़ी में 2 बज रहा था। वसंत को समझ में नहीं आ रहा था कि दोनों समय में 1 घंटा पीछे कैसे आ सकते हैं। इसके बाद वसंत जितना याद कर सकता था याद करके टाइम को नोट करने लगता है तो पता चलता है कि हर बार जब वो बाहर जाकर अंदर आया था हर बार घड़ी में टाइम अलग अलग होता था। तभी बाहर उसे गाड़ी के चलने की आवाज सुनाई देती है। वो खिड़की से बाहर झांक कर देखता है तो उसकी अपनी गाड़ी जा रही होती है और वो उस ब्लैक होल में जाकर गायब हो जाती है। वसंत को धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि उस ब्लैक होल में जरूर कुछ ऐसा है, जब भी हम उसे पार करते हैं हमारे साथ कुछ ना कुछ अजीब होता है। जैसे कि वो दोनों जब भी उस ब्लैक एरिया को पार करते हैं एक अलग टाइमलाइन में पहुंच जाते हैं। वसंत अंदाजा लगाता है कि बाहर भागने की कोशिश में उसने कई बार ब्लैक एरिया को पार किया था। इसका मतलब कार में वही दोनों हैं लेकिन किसी और टाइमलाइन से। अब तक अनजाने में दोनों कई बार ब्लैक एरिया को पार कर चुके थे और अब दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि इस बार दोनों जानबूझकर ब्लैक एरिया को पार करेंगे। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस एरिया को पार करते हैं और एक अलग टाइमलाइन में पहुंच जाते हैं। इस टाइम में वसंत को पेंटिंग मिलने के बाद फोन आया था और वो बालकनी में खड़ा होकर बात करता है, लेकिन यह कॉल था प्रभा का जिसने वो पेंटिंग भेजी थी। इस टाइमलाइन में प्रभा और वसंत का अफेयर भी चल रहा था। इधर आरण्या और वसंत नीचे छुपकर उसकी बात सुन लेते हैं। आरण्या को याद आता है कि वसंत भी बॉस के कॉल का बहाना करके बालकनी में बात करने आया था। इसके बाद आरण्या को यकीन हो जाता है कि प्रभा और वसंत का अफेयर चल रहा है। वो वसंत से नाराज हो जाती है। वसंत उसे समझाने की कोशिश करता है कि अफेयर दूसरी टाइमलाइन वाले का हो सकता है, मेरा नहीं। लेकिन आरण्या मानने को तैयार ही नहीं थी। वो रोते हुए अकेले ही उस ब्लैक एरिया को पार कर जाती है। वसंत भी उसके पीछे पीछे ब्लैक होल को पार करता है, लेकिन दूसरी तरफ आरण्या नहीं थी। वो भागकर घर के पास जाता है, खिड़की के अंदर देखता है तो वहां आरण्या वसंत के साथ बैठकर बातें कर रही होती है। वो समझ जाता है कि ये मेरी वाली आरण्या नहीं है। इसके बाद वसंत कई बार उस ब्लैक एरिया को पार करता है, लेकिन हर टाइमलाइन में आरण्या वसंत के साथ होती है। इसी बीच एक टाइमलाइन में वो जनरेटर रूम में जाता है तो देखता है कि आरण्या और वसंत दोनों जनरेटर ऑन करने के लिए आए हैं। आरण्या उस वसंत के गले लग रही थी। उस टाइम पर आरण्या ने इस वसंत को ही देखा था, लेकिन पकड़े जाने से पहले ही वसंत वहां से भाग जाता है। वो बार बार ब्लैक होल को पार करके आरण्या को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं होता और आखिरकार वो थक कर एक जगह पर बैठ जाता है। तभी हम देखते हैं कि ब्लैक एरिया अपने आप से खत्म हो जाता है और अगले ही पल पुलिस की गाड़ी आती है। पुलिस वाले उसे अरेस्ट करने लगते हैं, लेकिन वसंत को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर पुलिस वाले के आते ही ब्लैक एरिया गायब कैसे हो गया। वो पुलिस ऑफिसर को बताता है कि अभी 12 बजने वाले हैं, जबकि आरण्या 1:30 बजे के आसपास गायब होने वाली है। लेकिन ऑफिसर उसकी कोई भी बात नहीं सुनता, उसे
अरेस्ट करके थाने लेकर आ जाता है, थाने में पूछताछ करता है। और यही सीन हमने वसंत की कहानी की शुरुआत में देखा था। वसंत समझ जाता है कि पुलिस वाले उसकी बात का यकीन नहीं करेंगे, उसे खुद ही वहां जाकर आरण्या को ढूंढना होगा। वसंत पुलिस स्टेशन में मारपीट करता है और वहां से भाग जाता है। भागते हुए वो स्टैचू वाले सर्कल के पास पहुंचता है। तभी दूसरी तरफ वो एक पुरानी कार को जाते हुए देखता है। वसंत को इल्यूजन्स आते हैं कि उसने पहले भी इस तरह से कार को जाते हुए देखा है। वसंत उस पुरानी कार का पीछा करता है और उसके घर पहुंच जाता है। पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं मनोहर होता है, जिसे 1964 की कहानी में हमने देखा था। वसंत के मन में कई सारे सवाल थे। वो जानना चाहता था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। तब मनोहर उसे पूरी कहानी बताता है। दरअसल 1964 वाली घटना के बाद मनोहर ने टाइम ट्रैवल थ्योरी पर बहुत ज्यादा रिसर्च किया था। वो बताता है कि ब्रिटिश रूल के दौरान उस एरिया में अंग्रेजों का एक सीक्रेट लैब था, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो लैब में क्या काम करते थे। 1941 में लैब में अचानक से आग लग गई थी। उसके बाद से लैब का क्या हुआ कोई नहीं जानता। 60 साल पहले मनोहर की लाइफ में जो हुआ था वो अब वसंत की लाइफ में हो रहा है। क्वांटम फिजिक्स में इसे सुपर पोजिशनिंग कहते हैं। मनोहर बताता है कि ओल्ड रिसर्च के हिसाब से टाइम एक सीधी रेखा है जिस पर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर चल रहा होता है, लेकिन मॉडर्न साइंस के हिसाब से मल्टीपल रियलिटीज हैं। कई सारे साइंटिस्ट ने पैरेलल रियलिटीज को एक्सप्लेन किया है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक बिल्ली को जहरीली केक के साथ एक बॉक्स के अंदर बंद कर दें तो या तो बिल्ली केक खाकर मर जाएगी, और अगर केक नहीं खाएगी तो जिंदा बच सकती है। ये नॉर्मल थ्योरी है, लेकिन मॉडर्न साइंस के हिसाब से ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन हम अपने रियलिटी में एक ही पॉसिबिलिटीज को विटनेस कर सकते हैं, और यही प्रकृति का नियम है। वो ब्लैक एरिया कुछ और नहीं, मल्टीपल रियलिटी में ट्रैवल करने के लिए एक पोर्टल है। जब तुम उस ब्लैक एरिया को पार कर रहे थे तब तुम अनजाने में ही सही, लेकिन अलग अलग रियलिटीज में ट्रैवल कर रहे थे और अलग अलग रियलिटीज में अपने आप को देख रहे थे। इसके बाद मनोहर वसंत को बताता है कि उस पोर्टल का संबंध सुपर मून से है, और सुपर मून ही पोर्टल का ट्रिगर पॉइंट है जो कि अगले 45 मिनट तक ही एक्टिव रहेगा। इस दौरान भी अगर सुपर मून बादलों के पीछे छिप गया तो पोर्टल बंद हो जाएगा। उसके पहले ही तुम्हें हर एक रियलिटी में अपनी वाइफ को ढूंढना होगा, ऐसी आरण्या को ढूंढना जो अपनी रियलिटी में अकेली हो। वसंत उसकी बात को अच्छे से समझ जाता है। वो वापस से कोस्टल पैराडाइज में आता है और अलग अलग रियलिटीज में ट्रैवल करके अपनी आरण्या को ढूंढने की कोशिश करता है। और एक रियलिटी में उसे लगता है कि आरण्या घर में अकेली है, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर जाता है घर में वसंत भी होता है, जिसके बाद वो वसंत को मारकर उसकी जगह लेना चाहता है। और यही सीन हम पहले भी देख चुके हैं। आखिर में हार मानकर वसंत बाहर आता है, फिर से मल्टीपल रियलिटीज में ट्रैवल करता है और एक रियलिटी में वो देखता है कि आरण्या प्रेग्नेंट है। वो समझ जाता है कि मेरी रियलिटी में भी मेरी आरण्या प्रेग्नेंट होगी, और आखिर में वो एक ऐसी रियलिटी में पहुंचता है जहां घर में कोई नहीं था। टेबल पर उनके पुराने नोट्स पड़े हुए थे। आरण्या गायब थी। वसंत को समझ में आ जाता है कि वो अपनी सही रियलिटी में पहुंच चुका है। तभी पुलिस वालों के साथ आरण्या और उसका फ्रेंड सुरेश भी वहां पहुंच जाता है। वसंत को देखते ही आरण्या दौड़कर उसके गले लग जाती है। आरण्या को पाकर वसंत भी बहुत खुश हो जाता है, और इसके बाद दोनों अपने घर वापस जाने लगते हैं। रास्ते में वसंत उससे पूछता है कि तुमने मुझे ढूंढा कैसे। तब आरण्या बताती है कि तुम अकेले ही जनरेटर ऑन करने गए थे, वापस नहीं आए, तो तुम्हें ढूंढने के लिए मैंने सुरेश और पुलिस वालों को कॉल किया, लेकिन तुम इतनी देर तक कहाँ थे। वसंत तुरंत समझ जाता है कि वो अपनी असली रियलिटी में नहीं है, क्योंकि अपनी रियलिटी में वो आरण्या को भी साथ लेकर जनरेटर ऑन करने गया था। सब कुछ जानने के बाद भी वो इस आरण्या को कुछ नहीं बताता, क्योंकि मनोहर ने उसे बताया था कि हर वो रियलिटी तुम्हारी है जिसमें तुम नहीं हो। वो दोनों एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। वसंत फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाता है, लेकिन तभी इस रियलिटी का एक वसंत उसके सामने आ जाता है। दोनों के बीच क्या होता है पता नहीं, लेकिन आखिर में हम देखते हैं कि एक वसंत वापस से आरण्या के पास आता है और दोनों अपने घर वापस चले जाते हैं। इसी के साथ यह फिल्म भी खत्म हो जाती है। लेकिन पेट्रोल पंप के वॉशरूम में क्या हुआ होगा, समझ में आए तो कमेंट में मुझे भी जरूर बताना, क्योंकि पहला वसंत दूसरे वाले को मार कर भी आ सकता है और दूसरा वाला पहले वाले को भी मार कर आ सकता है।
क्योंकि यहाँ सब कुछ पॉसिबल है। खैर, फिल्म नहीं देखी तो एक बार अमेजन प्राइम वीडियो पर इस फिल्म को जरूर देखना। और वैसे भी किसी और रियलिटी में इस वीडियो को 1000 लाइक भी मिल सकते हैं, लेकिन इस रियलिटी में कम से कम 20 लोग तो इस वीडियो को लाइक कर ही सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।